हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को एक नया चैप्टर लेके आया हूँ सब्जेक्ट फिजिक्स का, जिसमें आपको मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 3 तक ऑलरेडी मैंने हर पॉइंट को मैंने बारीकी से पढ़ा रखा है अपने चैनल पे। कृपया प्लीज पहले उसे जाकर के देखिए। और मैं आज फिर से आपको एक नया चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वो तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखने का प्रयास करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी जाकर के आप क्वेश्चन को आसानी से डन कर पाओगे और आपको फुल नंबर आएगा। तो देखते हैं। और कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, आपको रखना ना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बड़ी बारीकी से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं क्या कर रहा है कि जैसे हम देखें कि चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या कर रहा है, पहला पॉइंट लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, दो वस्तुओं को दो वस्तुओं को दो वस्तुओं को दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आपस में रगड़ने पर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बाबू? आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। और आप अभी जैसे प्रैक्टिकल कर सकते हो, कैसे वो वस्तु होगा। जैसे सपोज आप अपने हाथों को जोर से रगड़िए, एक अपना ये हथेली लीजिए और उसको जोर से ऐसे रगड़िए। आप देखिएगा आपका हाथ पूरा गर्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि आवेश उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? आवेश उत्पन्न हो रहा है। या आप दो गिट्टी ले लीजिए और उसको आपस में रगड़िए, उससे चिंगारियां उत्पन्न होती है। तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा क्या उत्पन्न होता है? आवेश। वही मैंने लिखा कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होती है? दो आवेशों को उत्पन्न में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होती है। क्या होती है बाबू? आवेश उत्पन्न होती है। आगे फिर लिखेंगे इसके बारे में, अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते होगा? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। 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 कौन कौन है वो दो आवेश? एक होता है धन आवेश। एक क्या होता है बाबू? धन आवेश। एक धन आवेश जिसको आप लोग पॉजिटिव कहते हो। क्या कहते हो? पॉजिटिव। और दूसरा जो होता है बाबू वो होता है और ऋण आवेश। और क्या कहते हैं उसको? ऋण आवेश। ऋण आवेश जिसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं, यानी निगेटिव कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू? निगेटिव कहते हैं। ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं बाबू? एक तो होते हैं धन आवेश, दूसरा होते हैं ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश। तो दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद कहा कि बाबू परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। वो तीन मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। और दूसरा होता है बाबू प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका खोज किसने किया था? आपको मैंने बता दिया था, ईटपर्नाथ। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो होते हैं बाबू आपको पता होना चाहिए। जो हमारे परमाणु होते हैं, हमारे परमाणु जो होते हैं बाबू, इस तरह से क्या होते हैं बाबू? उसमें कई ऑर्बिट होते हैं। कई मतलब क्या होते हैं बाबू? कई कक्ष होते हैं। और उस कक्ष के अंदर जो होते हैं परमाणु के नाभिक में जो होते हैं बाबू, परमाणु के नाभिक में यानी प्रोटॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन सभी के कक्ष में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं ना। तो इसपे जो होता है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, जबकि इसपे
आवेशहीन यानी कोई चार्ज नहीं होता है। हम न्यूट्रॉन को एन नोट से डिनोट करते हैं, किससे एन नोट से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे आवेशहीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए जो आपका ईट पर नॉट सूत्र होता है, एक ट्रिक होता है ईट पर नॉट, ईट पर नॉट याद रखोगे आप। अगर इसका खोज करते के बात में करें, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे देखो टॉमसन याद नहीं रखोगे, जे टॉमसन भी रख सकते हो, कहीं कहीं टॉमसन भी लिखा रहता है, तो आप जे टॉमसन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो जे टॉमसन, याद रखोगे टॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे टॉमसन। और देखिए प से क्या होता है, प्रोटॉन होता है, क्या होता है बाबू, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, रॉ से क्या रखोगे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड याद रखिएगा, रॉ से क्या रखोगे याद रदरफोर्ड। और देखिए नो से क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है बाबू न्यूट्रॉन। और जिसके खोज करता कौन है बाबू, जेम्स चैडविक, कौन है बाबू जेम्स, जेम्स चौ से याद रखोगे चैडविक, क्या रखोगे चैडविक। तो याद रखोगे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कौन है खोज करता, ईच पर नॉट, ईच पर नॉट। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे टॉमसन। और प से प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। और नो से न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। तो बाबू सॉरी जेम्स लिखा गया, जेम्स होना चाहिए जो ना, क्या होना चाहिए बाबू जेम्स, जेम्स चैडविक। और आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में दो कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है, क्या होता है आवेशहीन होता है। इसलिए प्रोटॉन को हम एन नोट से सूचित करते हैं, इसको क्या पढ़ोगे एन नोट, जीरो का मतलब उस पर कोई चार्जेस नहीं है और एन नोट होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाइटम कक्षा में वो क्या करते हैं, रिमूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्या होते हैं बाबू परमाणु के नाभिक में घूमते रहते हैं। इसलिए इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है चक्कर लगाते रहता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। डाउट्स चलते अगले पॉइंट्स की ओर चलते, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है बाबू। ये आप कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखोगे, क्योंकि इसमें आया था ना, इसमें 3-4 शब्द आया था कि परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि उसके चारों इर्द गिर्द ना, उसके चारों ऑर्बिट कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात आवेशहीन होता है, ठीक है। मैंने सबका खोजकर्ता का भी बारे में बता दिया था ना। चलते आगे की ओर लिखेंगे, अगला पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट्स लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, जिसको हम लोग आप लोग निगेटिव कहते हो, क्या कहते हो निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर धन आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, धन आवेश का मतलब क्या पॉजिटिव ना, अभी जस्ट समझाए थे ना आपको सब लोगों को, ठीक है। प्लस पर प्रोटॉन पे धन आवेश, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, जबकि न्यूट्रॉन, जबकि न्यूट्रॉन, जबकि न्यूट्रॉन क्या लिखा हुआ है, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है बाबू आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है बाबू याद रखिएगा। चलिए आगे इसके बारे में लिखेंगे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, इस चैप्टर से रिलेटेड लिखिएगा। तारों से, तारों से आवेश के प्रभाव को, तारों से आवेश, तारों से आवेश, तारों से आवेश के, तारों से आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, को विद्युत धारा कहते हैं। तारों का मतलब सॉरी, तारों का मतलब ये नहीं तारा ऊपर वाला समझ लेना, तार का मतलब ये जो होता है वायर जिसको कहते हैं तार, जो तार होता है ना। तो कह रहा है कि तारों से तारों से आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी तारों से आवेश के जो प्रवाह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा बाबू, परमाणु विद्युतता, परमाणु
परमाणु विद्युता उदासीन होता है। परमाणु विद्युता क्या होता है बाबू? उदासीन होता है। परमाणु विद्युता क्या होता है? परमाणु विद्युता उदासीन होता है, क्योंकि 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 इसमें इलेक्ट्रॉन और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, जब कवच की छड़ को जब कवच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच का छड़ धनावेशित एवं रेशम का कपड़ा ऋणावेशित यानी निगेटिव हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, जब एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन से रगड़ा जाता है, तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित और ऊन धनावेशित हो जाता है, और ऊन धनावेशित हो जाता है। देखो बाबू कितना प्यारा सा प्रश्न है, और इसमें पहले थोड़ा इसका थ्योरी में लिखा देता हूं, उसके बाद आपको बारी बारी से समझा दूंगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा फिर आगे कह रहा कि इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित और इलेक्ट्रॉनों को पाकर कोई पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है।
ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो वीडियो पॉज करिए थे, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है बाबू, इसको आप आगे पढ़ने का प्रयास करें। तो बाबू ये देखिएगा, जो आप देखे हो कहा कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या आवेश होता है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं? 3। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, जबकि न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता, ये बेचारा आवेशहीन होता है। और इसको हम एन नोट से सूचित करते हैं। किससे? एन नोट से सूचित करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए इसको ई माइनस से सूचित करते हैं, ई पर पावर माइनस। और प्रोटॉन को पी से इस पे प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। उसके बाद कह रहा है तारों, तारों का मतलब आप देखते हो जो बिजली का तार होता है ना, तारों कह रहा है क्या होता है? कह रहा है कि तारों से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब हमारे तार जो होते हैं, जो बिजली का तार होते हैं, अगर ट्रांसफार्मर पर से हमारे घर तक आता है, तो वो जो आवेश प्रवाह जो हो रहा है, अभी जो जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है, ये बल्ब कैसे जल रहा है? ट्रांसफार्मर पर से या पावर हाउस से पहले ट्रांसफार्मर पे आया होगा, और ट्रांसफार्मर से फिर क्या होगा? प्रवाहित होकर के हमारे घरों तक 220 वोल्ट में आता होगा। वही करा यहाँ पे, तारों से आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी तारों के द्वारा आवेश को हमारे घरों तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहते हैं। परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। हमारा जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। क्यों होते हैं उदासीन? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों, जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से क्या करते हैं? रगड़ते हैं, रगड़ा जाता है, तो कांच का छड़ क्या देगा? कांच, देखो ये सब 11th का भी चैप्टर में, इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो कांच के छड़ को क्या करेगा? धनावेशित कर देगा, अर्थात प्लस देगा। जबकि एवं रेशम का कपड़ा ऋणावेशित यानी निगेटिव देगा। जब एवोनाइट, एवोनाइट क्या होता है? एवोनाइट एक काला टाइप का छड़ होता है। ठीक है, काला टाइप का छड़ होता है। उसको जैसे आप लोग वेल्डिंग करते देखे है ना, वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे, जिससे रहता कार्बन का लगा रहता, उसी टाइप में होता है, मोटे कलर का होता है, काले कलर, वो ठोस होता है। तो कह रहा है कि जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है, किससे रगड़ा जाता है? ऊन। अब ऊन तो देखिए, ऊन का कपड़ा, ऊन से रगड़ा जाता है, तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित और ऊन धनावेशित हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, उसको ऊन के कपड़ा से रखते हैं, तो ऊन हमको पॉजिटिव देगा, जबकि एवोनाइट क्या देगा? वो माइनस देगा। इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित और इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ ऋणावेशित आ जाता है। यानी अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोता है, तो उससे होगा आउटपुट जो निकलेगा वो होगा आपका प्लस। क्या होगा? प्लस। वही देखिएगा, इलेक्ट्रॉन को खोकर अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खोता है, तो पदार्थ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जबकि अगर उसको कोई ग्रहण करता है, क्या होगा? निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस है। तो आप जब माइनस को क्या कीजिए? ग्रहण करेगा तो माइनस से हो जाएगा ना। वही बात करा कि जब आप किसी माइनस को ग्रहण करते हैं, तो आपकी जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव ही चार्ज आएगा। लेकिन जब आप किसी माइनस को खोते हैं, तो क्या होगा? आपको क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, अर्थात उस पर क्या होगा? धनावेशित होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित और इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। अच्छा, चलते आगे, आगे लिखेंगे इसके बारे में, आगे लिखेंगे बाबू, आवेश के संरक्षण सिद्धांत। टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? टॉपिक हो जाएगा आपका आवेश का संरक्षण सिद्धांत। टॉपिक आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, ये टॉपिक आपका हो गया। ठीक है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? देखोगे बाबू, आवेश लिखिएगा, आवेश संरक्षित रहता है, 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 उसे ना तो उत्पन्न किया जाता है, उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या जा
सकता है, उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट। केवल आवेश का, केवल आवेश का, केवल आवेश का स्थानांतरण, स्थानांतरण, केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। केवल आवेश का क्या होता है बाबू? स्थानांतरण होता है। अब देखिए, समझते बाबू, आवेश हम लोग जान चुके हैं। आवेश किसको कहते हैं? तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात करंट उत्पन्न होता है। और करंट को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसकी नष्ट कर सकते हैं। उसको आवेश को क्या कर सकते हैं? आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी तुरंत हम तार जोड़ करके ला देंगे तो यहाँ पे बल्ब जल देगा, ना तो उसका नष्ट हुआ, ना ही उसको नष्ट कभी नहीं कर सकते। अब करंट को पकड़ करके आप अपने मुंह ढक लीजिएगा, वो होगा। उसको उत्पन्न में ना तो उसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वो ब्रह्मांड में घूमते रहता है। आवेश, आवेश कई प्रकार के हो सकते हैं। आवेश दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, धन आवेश, एक ऋण आवेश, अर्थात नेगेटिव पॉजिटिव। आप अगर एक तार ले लेते हो, जैसे मान लीजिए आपका एक बिजली का वायर जल रहा है, तो वहां पे दो चार्जेस हैं, एक तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश है। तो दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं। उसके बाद आप जब उसको पूरी तरह से प्रचलित करते हैं, ट्रांसफार्मर जैसे बैटरी हो गया आपका, बैटरी जो हो गया बाबू आपका, मोबाइल का बैटरी हो गया, मोबाइल को क्या करते, बिजली में लगाते फिर चार्ज हो जाता है, फिर उसका यूज कर लेते हैं। ना तो उत्पन्न हुई, ना ही उसकी क्या नष्टता हुई, सिर्फ वो क्या हुआ, जहां पे था वहां पे चल गया। ठीक है, आवेश। तो आवेश को ना तो उत्पन्न करते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, ना तो उसको बना सकते हैं। चलिए आगे लिखेंगे इसके बारे में, आगे लिखेंगे चालक पदार्थ क्या होता है। टॉपिक क्या हो जाएगा? चालक पदार्थ। टॉपिक हो जाएगा आपका चालक पदार्थ क्या होता है। चालक पदार्थ, चालक पदार्थ लिख करके डैश दीजिएगा। चालक पदार्थ क्या होता है? तो चालक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे बाबू, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से, उनके एक भाग से, उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, दूसरे भाग तक, भाग तक जाता है, भाग तक जाता है, भाग तक जाता है, चालक कहे जाते हैं, चालक कहे जाते हैं, चालक कहे जाते हैं, चालक कहे जाते हैं। उसके बाद जैसे हम लिखना चाहते हैं जैसे हम लिख लीजिएगा, जैसे लोहा, लोहा, उसके बाद इस्पात, इस्पात, तांबा, तांबा, चांदी, चांदी, मनुष्य, मनुष्य, जानवर का शरीर, जानवर का शरीर, जानवर का शरीर, जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, 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 अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल इत्यादि, अशुद्ध जल और इत्यादि। बाबू ध्यान समझिएगा इसको, करा कि आप समझिए, करा कि चालक पदार्थ समझते हैं। चालक पदार्थ कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहे जाते हैं। जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, चांदी, मनुष्य। अब बोले सर कैसे, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अब मान लीजिएगा वो लड़का है, वो लड़का करंट पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़िए, क्या आपको नहीं करंट लगेगा? तो उससे क्या हुआ, आप में आ गया ना। तो इसलिए मैंने मनुष्य का भी लिखा। जानवर, कोई जानवर को करंट लग रहा है, उसको जाकर पकड़ लीजिए, देखिए आपको करंट नहीं लगेगा, एकदम लगेगा करंट। तो एक दूसरे, एक अगर व्यक्ति से या एक वस्तु से किसी दूसरे व्यक्ति में अगर कोई आवेश जा रहा है, तो समझ लेना वो क्या है, वो
वो चालक है। चालक का मतलब होता है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना, उसमें प्रवेश करना। और जो आपका, इसी को सुचालक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक, पढ़ोगे इसी चैप्टर में। सुचालक उसको कहते हैं जिससे विद्युत धारा उत्पन्न यानी एक स्थान से दूसरे स्थान उसमें मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने करंट पकड़ा और मान लीजिए आपको मैंने छू लिया, तो आपका करंट मेरे को भी लग जाएगा ना, हमको भी लग जाएगा ना। इसलिए देखते हो करंट अगर किसी व्यक्ति को लगता है, सूखा लकड़ी से उसको मारा जाता है। सूखा लकड़ी पे मारो यानी सूखा पहुंच से उसको पीटा जाता है, ताकि सूखा लकड़ी जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। इसलिए आप देखोगे मम्मी बोलेगी है खाली पैर करंट को मत छुओ ना, कच्चा बांस से मत करंट को छुओ, बोलती है कच्चा लकड़ी से, कच्चा लकड़ी करंट को मत छूना। क्यों? क्योंकि कच्चा लकड़ी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि सूखा लकड़ी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और जब आप करंट में लगाते हो, करंट आप में क्या होता है? तेजी से फैल जाता है। और देखना पानी में तेजी से, अत्यधिक तेजी से करंट भागता है, भागता दौड़ता है। कौन जल में? अशुद्ध जल में। अशुद्ध जल, शुद्ध जल में नहीं। शुद्ध जल में करंट का प्रवाह नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे अशुद्ध जल लिखा है, शुद्ध जल नहीं लिखा। अब अशुद्ध जल में क्योंकि बहुत सारे कण मौजूद होते हैं, ठीक है, वही लिखे। तो यहीं पे समझ लीजिए, कहा कि चालक पदार्थ किसको क्या बात नहीं करो। चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहलाता है। यानी एक भाग, जैसे मान लीजिए पेंसिल छील लीजिए और पेंसिल को छील करके यहाँ पे करंट सटाइए और इस भाग को छुइए, आपको करंट मार देगा, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट रहता है ना। पेंसिल में क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है ना। अब ये तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है ना, मैंने लिखाया था, आपको याद करिए। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पढ़िएगा, टेंथ वाला को पढ़ाए थे। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहलाता है। और जैसे लोहा की बात करें, इस्पात की बात करें, तांबा की बात करें, चांदी की बात करें, उसके बाद मनुष्य की बात करें, बहुत सारा है ना, जिनसे करंट इस पार से उस पार जा सके, उसको हम चालक कहते हैं, ठीक है। इसी को हम सुचालक भी बोलते हैं। डाउट? चलते आगे। आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे क्या करें? आगे लिखेंगे विद्युत रोधी पदार्थ। क्या हो जाएगा टॉपिक? विद्युत रोधी पदार्थ। टॉपिक हो जाएगा आपका विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ। ये विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो लिखोगे बाबू, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर विद्युत आवेश, जिनसे होकर विद्युत आवेश, जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से, उनके एक भाग से, उनके एक भाग से दूसरे भाग तक, दूसरे भाग तक, दूसरे भाग तक नहीं जाता है, दूसरे भाग तक नहीं जाता है, नहीं जाता है, विद्युत रोधी कहे जाते हैं, 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 विद्युत रोधी कहे जाते हैं। जैसे, जैसे की बात करें, जैसे लिखिएगा, जैसे लिखिए कांच, कांच, मोम, मोम, चमड़ा, चमड़ा, एबोनाइट, 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 रबर, रबर, लकड़ी, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल, प्लास्टिक, प्लास्टिक, रेशम इत्यादि, प्लास्टिक, रेशम इत्यादि, प्लास्टिक, रेशम इत्यादि। देखो बहुत ध्यान देना, क्या कर रहा है समझते हैं। क्या है कि विद्युत रोधी पदार्थ क्या था? जिससे विद्युत प्रवाह, विद्युत आर पार नहीं होता, जिससे, जिसको छूने से, मान लिया विद्युत रोधी पदार्थ उसको कहते हैं। अगर विद्युत रोधी पदार्थ को हाथ में ले लेंगे और उसमें करंट में सटाएंगे तो हमको करंट नहीं मारेगा, नहीं मारेगा ना। तो वही करा यहाँ पे, करा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक
नहीं जाता है विद्युत रोधी कहे जाते हैं। जैसे कांच, कांच को ले लेंगे हम और उसमें करंट में सटाएंगे तो मुझे करंट नहीं मारेगा। मोम ले लेंगे, मोम में भी क्या विद्युत, यानी ये क्या विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं है, ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। तो कह रहा है कवच, मोम, चमड़ा, एबोनाइट, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल। देखो यहाँ पे मैंने वहां पे लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, सुचालक में लिखा, चालक पदार्थ में लिखा था, क्या लिखा था, सॉरी अशुद्ध जल लिखा था, लेकिन यहाँ पे शुद्ध जल लिखा। इसे पता चलता है कि शुद्ध जल क्या है, विद्युत का सुचालक है, जबकि अशुद्ध जल क्या है, विद्युत का, गलत बोल दिए ना, सॉरी, जब क्या है, शुद्ध जल क्या है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, लेकिन अशुद्ध जल क्या है, विद्युत का सुचालक है। डाउट, उससे अशुद्ध जल से क्या होता है, करंट मुझे मार देगा, अशुद्ध जल में अगर दे देंगे थरथरा जाओगे तुरंत ना। इसलिए यहाँ पे कह रहा दूसरे भाग तक नहीं जाता है विद्युत रोधी कहे जाते हैं। जैसे कांच, मोम, चमड़ा, एबोनाइट, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, प्लास्टिक इत्यादि। ये सब क्या है बाबू, विद्युत रोधी पदार्थ है, अर्थात विद्युत के क्या है, कुचालक है। जबकि आपने देखा चालक पदार्थ में वो सब क्या था, विद्युत का सुचालक था। बताओ समझने में किसी को दिक्कत, यहाँ तक चलते आगे। आगे लिखेगा, आगे आप लोग लिखेगा विद्युत धारा किसको कहते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, विद्युत धारा। इतना ही रहने दे, इतना ही रहने दे, तो अगले टॉपिक में मैं पढ़ा दूंगा इसको। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। अगला टॉपिक विद्युत धारा आ जाता है, ये उनका एक संक्षिप्त परिचय था ना। अगला टॉपिक में विद्युत धारा के बारे में बताऊंगा, उसका ऐसा मात्रा क्या होता है, क्या क्या सूत्र होते हैं, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, इस तमाम बातें को मैं अगले वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये सब चीज समझ गए कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। आपने देखा कि चालक किसको कहते हैं, चालक पदार्थ किसको कहते हैं, आपने देखा विद्युत रोधी पदार्थ किसको कहते हैं। आगे चल को फिर इसी को चालक और सुचालक के बारे में पढ़ोगे। इसी चीज को पढ़ना, सिर्फ वर्ड क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, रहेगा यही चीज, सिर्फ सुचालक कुचालक के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद अर्ध सेल पढ़ोगे, ठीक है, फुल सेल पढ़ोगे, अर्ध चालक पढ़ोगे ना, चालक पढ़ोगे, ये सब तमाम बातें पर आप चर्चा करेंगे। डाउट्स, तो ये था इसका एक संक्षिप्त परिचय, चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन कह सकते हो। ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं अगले दिन में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक, अगले वीडियो में। ठीक है, तो बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।